जहां एयर कूल्ड इंजन को अपनी शानदार माइलेज और बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी की वजह से जाना जाता है, वहीं लिक्विड कूल्ड इंजन्स को अपनी बेहतरीन पिकअप और ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की वजह से जाना जाता है। लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया ऑयल कूल्ड इंजन्स आखिर बने किसके लिए हैं। ना इनके पास अच्छा खासा माइलेज है, ना इनके पास परफॉर्मेंस है, कहीं ये नालायक तो नहीं है। आज की इस वीडियो में हम एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन और लिक्विड कूल्ड इंजन की वर्किंग को ब्रीफली समझने वाले हैं। इसके साथ इनकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को भी समझने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं इन तीनों में से कौन बेहतर होता है। हो सके तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एयर कूल्ड इंजन यानी कि एयर कूल्ड इंजन को हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है। इस प्रकार के इंजन की सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के चारों पास मेटल की फिन्स लगा होता है। इससे फायदा यह होता है कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लगातार कंबस्चन के दौरान इंजन सिलेंडर के अंदर जो हीट पैदा होती है वो सिलेंडर वॉल होते हुए इन फिन्स तक पहुंचता है और जब गाड़ी चल रहा होता है तब एटमॉस्फेरिक एयर इन फिन्स होके गुजरता है, यानी इन फिन्स के अंदर हवा ट्रैप हो जाती है। इससे क्या होता है, फिन्स इंजन की हीट को हवा में डिसिपेट कर पाता है और इंजन के ऊपर कूलिंग इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से एक एयर कूल्ड इंजन काम करता है। और इनका उपयोग की बात करें तो जितने सब लो कंप्रेशन रेशियो वाले इंजन्स होते हैं वहां पर एयर कूल्ड इंजन का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला जो कूलिंग सिस्टम का टाइप है वो होता है ऑयल कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन की तरह ऑयल कूल्ड इंजन भी हवा से ही ठंडा होते हैं, लेकिन इसमें फर्क यह होता है कि ऑयल कूल्ड इंजन्स में एक छोटा सा ऑयल कूलर लगा रहता है जो इंजन ऑयल को भी ठंडा करता है। इंजन चलते दौरान सिलेंडर के अंदर जो हीट पैदा होती है वो एयर कूल्ड इंजन्स की तरह ही फिन्स होते हुए हवा में डिसिपेट हो जाता है और इसके साथ इंजन से दो पाइप्स निकलकर जुड़ते हैं एक ऑयल कूलर के साथ। अब ये दोनों पाइप में से एक पाइप के अंदर इंजन ऑयल कूलर की तरफ जाता है और दूसरी पाइप के अंदर ऑयल कूलर से लो टेम्परेचर वाला ऑयल इंजन की तरफ वापस आता है। इसे हम एयर विथ ऑयल कूल्ड इंजन भी कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं कंपनियां क्यों इसे सिर्फ ऑयल कूल्ड कहकर मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 150 से लेकर 200 सीसी तक गाड़ियों में कंपनियां सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ये ऑयल कूलर वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बजाज वालों के बारे में। जब इन्होंने 2022 में पल्सर N160 को लॉन्च किया था तब ये गाड़ी ऑयल कूलर के साथ आती थी। ठीक 2 साल बाद यानी 2024 में इन्होंने इस गाड़ी से ऑयल कूलर को ही हटा दिया। इसके बदौलत ना इन्होंने इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन किया, ना इसके बारे में अपनी कस्टमर्स को कुछ बताया, क्योंकि उन्हें मुझसे भी बेहतर ढंग से ये पता है कि 9:1 से लेकर 10:1 तक कॉम्प्रेशन रेशियो वाली इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एयर कूलिंग सिस्टम काफ़ी होता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि ऑयल कूलिंग सिस्टम बिल्कुल काम ही नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काम करता है, लेकिन उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है जितना एफिशिएंटली इन इंजन्स में एयर कूलिंग सिस्टम काम करता है। मेरे कहने का मकसद ये है, जितने सब एयर विथ ऑयल कूल्ड इंजन्स होते हैं ना, इनमें इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऑयल कूलिंग सिस्टम की तुलना में एयर कूलिंग सिस्टम का भूमिका ज़्यादा रहता है। खैर, बजाज वालों ने जो भी किया वो बहुत सही किया। इस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी का भी कुछ पैसे बचेंगे और कस्टमर्स का भी कुछ पैसा बचेगा। अब चलो मैं आप लोगों को एक प्योर ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल के साथ मुलाकात कराता हूँ जिसका नाम है सुजुकी जिक्सर 250। जी हाँ, यह मोटरसाइकिल प्योर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंजन में कोई फिन्स वगैरह नहीं है। यह है इंजन का ऑयल आउटलेट पाइप जो सीधा जाता है ऑयल कूलर की तरफ, और ये रहा वो ऑयल कूलर जहाँ ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है और इस पाइप होते हुए लो टेम्परेचर वाला ऑयल वापस से इंजन के अंदर जाता है। अब दोस्तों, बहुत हो गई ऑयल कूलिंग सिस्टम की चर्चा। अब चलिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम को समझते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लिक्विड कूल्ड इंजन्स एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन्स के कंपैरिजन में बेहतरीन कूलिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इन इंजन्स का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल कूलेंट का उपयोग किया जाता है। लिक्विड कूल्ड इंजन का सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में वाटर जैकेट्स बने होते हैं और इसी वाटर जैकेट्स के अंदर कूलेंट को सर्कुलेट किया जाता है। यह कूलेंट में एंटी करोजिव और एंटी फ्रीजिंग एडिटिव्स होते हैं जो कूलेंट को जमने से बचाता है और इंजन की इंटरनल पार्ट्स को रस्टिंग से बचाता है। जब इंजन चल रहा होता है तब यह कूलेंट वाटर जैकेट्स के अंदर घूमते हुए इंजन की गर्मी को कैरी करता है और इसके बाद ठंडा होने के लिए रेडिएटर के पास चला जाता है। रेडिएटर में पतले पतले कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं जो बेसिकली कूलेंट का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और जब रेडिएटर फिन्स में हवा लगता है तब इंजन की हीट कूलेंट से एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाता है।
रेडिएटर के दूसरी पाइप की मदद से ये लो टेम्परेचर वाली कूलेंट को वापस से इंजन की वाटर जैकेट्स के अंदर भेज दिया जाता है। यह साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक इंजन चलता रहता है और कुछ इस तरीके से एक वाटर कूलिंग सिस्टम काम करता है। और इसके उपयोग की बात करें तो जितने सब हाई कंप्रेशन रेशियो वाले इंजन होते हैं वहां पर हमेशा लिक्विड कूलिंग सिस्टम की उपयोग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों इन तीनों कूलिंग सिस्टम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम से। एयर कूल्ड इंजन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो है लोअर मेंटेनेंस। जी हाँ, क्योंकि इन इंजन्स में ना वाटर जैकेट्स होता है, ना रेडिएटर होता है, ना इसमें कूलेंट डलता है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और इसे मेंटेन करना काफ़ी आसान भी रहता है। इसके अलावा कम पार्ट्स होने के कारण इनका डिजाइन सिंपल होता है, ये लाइट वेट होते हैं और ये अच्छा खासा माइलेज भी देते हैं। इसी तरह इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इन इंजन्स की कूलिंग एफिशिएंसी बाकी दोनों इंजन्स की तुलना में काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो एयर कूल्ड इंजन होता है वो पूरी तरह से एटमॉस्फेरिक एयर पर निर्भर करता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर इंजन की कूलिंग एफिशिएंसी पर असर डालता है। जब हवा का तापमान कम होता है तब इंजन को अच्छी कूलिंग एफिशिएंसी मिलती है और जब हवा का तापमान ज़्यादा होता है तब कहीं ना कहीं इंजन की कूलिंग एफिशिएंसी घट जाता है। और इसके साथ एयर कूल्ड इंजन परफॉर्मेंस के लिए बने नहीं होते हैं, क्योंकि इन इंजन्स हाई आरपीएम पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं और कुछ कंडीशंस में इंजन ओवरहीटिंग की समस्या भी आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऑयल कूल्ड इंजन की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एयर कूल्ड इंजन के तुलने में ऑयल कूल्ड इंजन कुछ हद तक बेटर कूलिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन इंजन्स एयर से कूल होने के साथ साथ इसका ऑयल को भी सेपरेटली कूल किया जाता है। इसके साथ ऑयल कूल्ड इंजन्स की तरह इसमें कम पार्ट्स होने के कारण इसे मेंटेन करना काफ़ी आसान रहता है। इसी तरह अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो एयर कूल्ड इंजन्स की तरह ऑयल कूल्ड इंजन भी हाई परफॉर्मेंस के लिए बने नहीं होते हैं। ये बात सच है कि एयर कूल्ड इंजन्स की कंपैरिजन में ऑयल कूल्ड इंजन थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इसका परफॉर्मेंस लिक्विड कूल्ड इंजन जैसा नहीं होता है, उससे हमेशा नीचे ही रहता है। अब चलिए इसके बाद हम लिक्विड कूल्ड इंजन्स की भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जान लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये रहा बेटर कूलिंग एफिशिएंसी। जी हाँ, लिक्विड कूल्ड इंजन्स में इंजन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल कूलेंट का उपयोग किया जाता है, जो इंजन वाटर जैकेट्स के अंदर घूमते हुए इंजन की हीट को कैरी करता है और रेडिएटर के द्वारा इस हीट को एटमॉस्फेयर में डिसिपेट किया जाता है। इसलिए लिक्विड कूल्ड इंजन का कूलिंग एफिशिएंसी बाकी दोनों टाइप्स के इंजन की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसके बाद इनका दूसरा एडवांटेज होता है हाई परफॉर्मेंस। लिक्विड कूल्ड इंजन्स की कंप्रेशन रेशियो नॉर्मल एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए लिक्विड कूल्ड इंजन्स एयर कूल्ड इंजन और ऑयल कूल्ड इंजन से बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इसी तरह लिक्विड कूल्ड इंजन्स की डिसएडवांटेजेस की लिस्ट में जो पहला नंबर पर आता है वो है कॉम्प्लेक्स डिजाइन, क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन्स में रेडिएटर, वाटर पंप, वाटर जैकेट, कूलेंट होस पाइप, थर्मोस्टेट वगैरह का उपयोग किया जाता है, जो इंजन की डिजाइन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से लिक्विड कूल मोटरसाइकिल्स महंगे भी आते हैं। इसके बाद लिक्विड कूल इंजन का जो अगला और आखिरी डिसएडवांटेज वो ये होता है ज़्यादा मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें जो कूलेंट डलता है उसे सही समय पर चेंज करना, सही समय पर टॉपअप करना और बीच बीच में कूलेंट लेवल को चेक करना, ये सारे काम कहीं ना कहीं इंजन के मेंटेनेंस को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा अगर कभी भी इंजन की गैस्केट खराब हो जाए, ऑयल सील खराब हो जाए, तब इस कंडीशन में इंजन ऑयल के साथ कूलेंट मिक्स होने का खतरा भी रहता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोगों ने इन तीनों कूलिंग सिस्टम की वर्किंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, कोई कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं होता, कोई कूलिंग सिस्टम बुरा नहीं होता, सब अपने आप में बेहतर होते हैं और सबका अपना अपना पर्पस होता है। गाड़ी खरीदने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये देखना है कि गाड़ी में कौन सा कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर आपका रिक्वायरमेंट माइलेज है तो आपको लो कंप्रेशन रेशियो वाली इंजन की तरफ जाना चाहिए, जो हमेशा एयर कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। और अगर आपका रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस है तो आपको हायर कंप्रेशन रेशियो वाली इंजन के साथ जाना चाहिए, जो हमेशा लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आते हैं। और अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है जो ठीक ठाक माइलेज देता हो, जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो आपको 150 से लेकर 200 सीसी तक मिड सेगमेंट मोटरसाइकिल की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों यही था इन तीनों कूलिंग सिस्टम का एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। अगर इस वीडियो आपको पसंद में आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना
वीडियो के अंदर क्या क्या सुधार किया जा सकता है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।